जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य काल से आगे का वंश। क्योंकि हमने अब तक जितने भी वीडियो देखे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हिस्ट्री के फैक्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और लोअर पीसीएस और जितने भी अदर एग्जाम हैं वनडे, उसमें आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य काल के बाद शुंग वंश का आगमन हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र का राजा बन गया। और ये शुंग वंश है जो ब्राह्मण वंश की स्थापना इसने करी थी। सबसे पहले शुंग वंश जो था ब्राह्मण वंश था, तो क्वेश्चन आ जाएगा फैक्ट के रूप में, शुंग वंश ब्राह्मण वंश था या नहीं, ऐसे करके। तो ब्राह्मण धर्म, कला व संस्कृति के उत्थान का काल था। यवन आक्रमणकारी मेनांडर के आक्रमण को पुष्यमित्र ने विफल कर दिया था। तो मेनांडर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, जिस पुष्यमित्र ने इसको क्या कर दिया? विफल कर दिया, यानी हरा दिया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पुष्यमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और इनके पुरोहित का नाम भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पतंजलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है फैक्ट के रूप में। पतंजलि किसके काल में पूर्व राज पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि पुरोहित थे। ये वही वाले पतंजलि हैं, योग वाले। कई पुराणों व स्मृति ग्रंथों की रचना हुई इनके काल में। पुष्यमित्र ने भरत बहु स्तंभ का निर्माण कराया, इंपॉर्टेंट है, भरत बहु स्तंभ का निर्माण कराया। अग्निमित्र ने भरत बहु व सांची के स्तूप के अलंकृत द्वार व रोलिंग का निर्माण कराया था। तो अग्निमित्र ने क्या किया था? भरत बहु स्तंभ का निर्माण तो इन्होंने कराया, लेकिन अग्निमित्र ने भरत बहु व सांची स्तूप के अलंकृत द्वार, यानी द्वारों को अलंकृत करवाया और रेलिंग का निर्माण कराया था अग्निमित्र ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद आता है कण्व वंश। तो कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सेनापति वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में करके पाटलिपुत्र में कण्व वंश की नींव की स्थापना रखी। और कण्व वंश में जो है 4 शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके सामंत सिमुक या सिंधुक ने कर दी, जिससे सातवाहन साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। तो कण्व वंश का पहला शासक देवभूति और अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक या सिंधुक ने। सातवाहन वंश का जो शासक था एक तरह से पहला, सिमुक। अब देख लेते हैं सातवाहन साम्राज्य, इंपोर्टेंट है ये, ब्राह्मण वंश था ये। आंध्र भृत्य भी कहा जाता है इनको। संस्थापक सिमुक या सिंधुक है। सातवाहनों की राजधानी वर्तमान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। तो सातवाहनों की राजधानी जो थी प्रतिष्ठान में थी। प्रथम प्रसिद्ध शासक जो हुआ सातकर्णी प्रथम हुआ। और सर्वश्रेष्ठ व सुप्रसिद्ध जो शासक हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने क्या किया था? शक, पल्लव व यवनों को पराजित किया था। बहुत ही योग्य शासक था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी अन्य इसके प्रसिद्ध शासक हुए, यानी कि सातवाहन वंश के। अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञ श्री सातकर्णी, ये पूरा नाम है, यज्ञ श्री सातकर्णी था। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यज्ञ भी श्री सातकर्णी का मित्र था। तो ये फैक्ट के रूप में आप याद रखें। शैव व वैष्णव धर्मों के अनुयायी यज्ञ अनुष्ठान करते थे इनके काल में। अमरावती में स्तूप का निर्माण कराया इन्होंने, यानी श्री सातकर्णी ने, यज्ञ श्री सातकर्णी ने। चैत्य व बिहार बनवाए। सातवाहनों ने क्या किया? शीशे के सिक्के डलवाए। तो शीशे और पोटीन के सिक्के इनके काल में चलते थे, पोटीन और शीशे, इंपोर्टेंट है ये। भूमिदान की शुरुआत एक सातवाहन अभिलेख 1ली शताब्दी में भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भूमिदान का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो सातवाहन काल में मिलता है। सातवाहन साहित्य प्राकृत भाषा में था। सातवाहन साहित्य हैं, ग्रंथ हैं और उनके लेखक देख लेते हैं। गाथा सप्तशती, ये आपके लेखक हैं इसके सातवाहन शासक हाल। और बृहद कथा के लेखक हैं गुणाढ़। और कातंत्र के जो लेखक हैं वो हैं सर्ववर्मन। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इनके समाप्त होने के बाद वाकाटक वंश की स्थापना हो जाती है। और वाकाटक वंश की जो स्थापना करी वो करी आपकी विंध्य शक्ति ने, ये शासक थे पहले। और प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए।
वाकाटक वंश का ये शासक था प्रवरसेन। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। ये भी आ जाता है क्वेश्चन यूपीपीसीएस में और एमपीपीसीएस पीसीएस का ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेवरेट। उसके बाद होता है आपका चेदी वंश का आगमन, और ये कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक जो था महामेघ वाहन था, तो इम्पोर्टेंट है ये। इस वंश का तीसरा शासक जो हुआ खारवेल था, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख प्रसिद्ध है। ये खारवेल बहुत ही प्रसिद्ध शासक है चेदी वंश का, और हाथी गुम्फा अभिलेख इसी का है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने हाथी गुम्फा जो है जैन संतों को दान में दी थी। खारवेल के शासन में कलिंग शक्तिशाली व समृद्ध राज्य बन गया था। इसके बाद आता है शक साम्राज्य। शक जो है बाहरी हैं, तो सबसे पहले शासक थे ये बाहर से आए थे उस समय। देख लेते हैं इनके बारे में। मध्य एशिया की सीथियन जाति को वहां की यूची जाति ने 165 ईसा पूर्व में पराजित कर खदेड़ दिया, और यही सीथियन भारत में आकर बस गए और शक कहलाए। तो सीथियन जो थे वो शक थे। तक्षशिला का शक शासक मेउस या फिर मोग, उसी को कहा जाता है, का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी कि इसका पहला शासक कौन था, मेउस या मोग। शकों की 2 शाखाएं बन गई थी। एक थी आपकी तक्षशिला व मथुरा के उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे, तक्षशिला और मथुरा के, और महाराष्ट्र और उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, जिन्हें क्षयरात वंश भी बोला जाता है। शक शासक नहपान को सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया। रुद्रदामन ने जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत करके वहां संस्कृत में एक अभिलेख स्थापित किया। और रुद्रदामन जो है शैव धर्म का अनुयायी था और उदार शासक था। तो रुद्रदामन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से शासक हुआ शक वंश का। तो इसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई इन्होंने, और अभिलेख स्थापित किया जूनागढ़ में ही। और ये किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के, और उदार शासक थे। शक शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अगर पूरा पूछ लिया जाए तो ये ब्राह्मण बन गए थे। और कुषाण वंश देख लेते हैं। कुषाण वंश चीन की प्राचीन जाति यूची की एक शाखा थी, अर्थात कुषाण नॉर्थ सेंट्रल एशिया के खानाबदोश थे। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कणफिसस था। कुजुल कणफिसस नाम याद रखें आप कुषाण वंश के शासक का पहले का। भीमकणफिसस ने साम्राज्य का विस्तार किया तथा शिवनंदी तथा त्रिशूलधारी शिव के चित्र युक्त सिक्के चलाए। तो आ जाएगा क्वेश्चन कि त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्रयुक्त जो सिक्के चलाए गए वो किसके काल में चलाए गए, तो भीमकणफिसस के काल में। कुषाण वंश सर्वश्रेष्ठ व प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो शासक था वो था आपका कनिष्क। तो कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के 78 ईसा पूर्व से शक संवत की शुरुआत की, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। और कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र, पश्चिम में बैक्ट्रिया जो कि आज के ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान के अंतर्गत है बैक्ट्रिया, तथा उत्तर में खेतान तक विकसित था, यानी फैला हुआ था। कनिष्क की राजधानी जो थी पुरुषपुर थी, वर्तमान में जिसे पेशावर भी कहा जाता है। मथुरा को द्वितीय राजधानी का दर्जा प्राप्त था। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी एवं संरक्षक था। आ जाएगा क्वेश्चन कौन से संरक्षक था बौद्ध धर्म का, तो महायान संप्रदाय का। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान चरक, बौद्ध विद्वान पार्श, वसुदेव, अश्वघोष व नागार्जुन रहते थे। चरक संहिता जो है मेडिसिन का ग्रंथ है, ये आपको पता ही होगा चरक संहिता जो है। कनिष्क कला, धर्म व संस्कृति का महान संरक्षक था। चीन, उत्तर पश्चिम भारत व यूरोप को जोड़ने वाला प्रसिद्ध रेशम मार्ग इसके राज्य से होकर गुजरता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के चित्रयुक्त सिक्कों का निर्माण हिंद यवन शासक ने किया, परंतु
इन्हें प्रचलित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। तो अब देख लेते हैं मौर्योत्तर काल में कला और संस्कृति। तो देख लेते हैं, मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी मौर्योत्तर काल में। मूर्ति कला की गांधार शैली यूनानी प्रभाव के कारण यानी कि से युक्त थी। यूनानी प्रभाव जिसे ग्रीक रोमन शैली भी बोला जाता है गांधार शैली को। और यह उत्तर पश्चिम में भारत में प्रचलित थी। इस शैली में बुद्ध मूर्तियों की प्रधानता थी, यानी बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां गांधार शैली में मिलती हैं। और गांधार शैली क्या होती है और ये सब तो हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत आपको चीजें बाकायदा थोड़ा डीपली बताया जाएगा। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय थी और तथा उत्तर मध्य भारत में प्रचलित थी। इस शैली में बौद्ध, शैव, वैष्णव और जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और ये पूर्ण रूप से एक तरह से गांधार जो शैली थी वो आपकी बुद्ध मूर्तियों से ही संबंधित है और मथुरा शैली सभी से संबंधित है। तो ये फैक्ट याद रखना है, आ जाएगा। अमरावती शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी और कई पुराणों व स्मृति ग्रंथों की रचना हुई थी इस काल में, यानी कि मौर्योत्तर काल में। महायान संप्रदाय का प्रचार भी हुआ था इसी काल में, क्योंकि कनिष्क जो था महायान संप्रदाय का प्रचारक था और संरक्षक था। संस्कृत व प्राकृत भाषा का विकास हुआ था इस मौर्योत्तर काल में। अब देख लेते हैं मौर्योत्तर काल की जो है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रथम शताब्दी में ग्रीक जो थे नाविक हिप्पलस, ये ग्रीक नाविक है, हिप्पलस नाम है, ने मानसूनी पवनों की खोज की जिससे भारत में समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार व्यवसायों का संचालन व नियंत्रण व्यापारी व शिल्पी संघों के द्वारा होता था जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणियों का वर्णन मिलता है वो मौर्योत्तर काल से ही मिलने लगता है। श्रेणी प्रमुखों को ज्येष्ठ या जेठक या फिर श्रेष्ठी कहते थे। प्रमुखों को यानी हेड जो थे उनको। श्रेणियां स्वायत्तशासी थी। इन्हें अपने नियम, ध्वज, सिक्के व चिन्ह जारी करने का अधिकार था। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रेणियों को क्या क्या अधिकार थे। तो इन्हें नियम बनाने, ध्वज बनाने और सिक्के और चिन्ह जारी करने का अधिकार था। श्रेणी नियमों को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। श्रेणियां धन को धरोहर के रूप में रखकर उससे प्राप्त धन के ब्याज से दाता की इच्छा अनुसार धार्मिक व सामाजिक कार्यों को लंबे समय तक कर सकती थी। श्रेणियां बैंक का कार्य भी करती थी। तो इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में आ जाता है इससे रिलेटिव क्वेश्चन श्रेणियों से। तो श्रेणियां बैंक का कार्य भी करती थी। समुद्री मार्ग में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और अरकामेडु जो कि पौंडीचेरी में है और कावेरीपत्तनम तमिलनाडु में है और प्रमुख बंदरगाह थे ये तीनों जो है। और समुद्र तट के पश्चिमी तट पर जो थे वो थे आपके बारवारिकम जो कि सिंधु पर है और भ्रहुकच्छ या बेरीगाजा भड़ौच में है और सोपारा जिसे बोला जाता है, सूरपारक टंग फिसल रही है यार, प्रमुख बंदरगाह थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें और इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि आपको दोनों ही एक तरह से दोनों ही से आपको मुझे पता पड़ता रहता है कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, उसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए और क्या तब्दीली करनी चाहिए उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं चाहें तो देखते रहें एग्जाम मेट जी। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत और संगम काल।